नमस्कार, न्यूज इंडिया पे मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे का 16वां दिन है आज। सलक्यारा टनल में अब भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं, 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। कल से वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है। 16 घंटे के अंदर 19 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी। मजदूरों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन बरकरार है। टनल से ऑगर मशीन की ब्लेड्स निकाल ली गई हैं और थोड़ी ही देर में मैनुअल खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। तो उत्तरकाशी टनल हादसा मामले में आज 16वां दिन और अभी भी 41 जोड़ा निगाहें खुले आसमान का इंतजार कर रही हैं। मजदूरों को बचाने की कवायद में प्रशासन जुटा हुआ है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का मामला फेल हुआ। काफ़ी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। ज़रूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहली तस्वीर में आपको सुरंग के पास रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाएंगे। दूसरी तस्वीर में आप पीएमओ के उप सचिव मंगेश को देख पाएंगे। सलक्यारा टनल बचाव स्थल पर वो पहुंचे हुए हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तीसरी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह देख सकते हैं। वो घटनास्थल पर पहुंचे और टनल में फंसे मजदूरों के लिए पूजा अर्चना करते हुए उनके सही सलामत बाहर निकलने के लिए प्रार्थना भी की है। और चौथी तस्वीर आपको सीएम धामी की दिखा रहे हैं, जो पल पल रेस्क्यू की जानकारी ले रहे हैं। अगली बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। उत्तरकाशी रेस्क्यू में मौसम खलल पड़ सकता है। अगले 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली में अलर्ट जारी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार भी बने हुए हैं। ठंड बढ़ेगी। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाया रहने के आसार हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इन तमाम खबरों पर ताजा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, एक तरफ पुरजोर कोशिश इस बात की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को धार मिले, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो, क्योंकि 16वां दिन है। 10 दिनों बाद इन तमाम 41 लोगों को भोजन मिल पाया था और अब ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि 6 से ज्यादा लोग बीमार भी हैं। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से आज 16वां दिन है और अब जाकर के रफ्तार पकड़ी है, चाहे वो वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर के हो या अन्य रास्तों को खोजने को लेकर के हो, अन्य रास्ते बनाने को लेकर के हो।
अभी तक की क्या था पूजा कि अभी तक की ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे थे, उससे मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद चल रही थी, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गई। अब जाकर के ये वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे। ये करीब 7वें और 8वें दिन भी इस बात को लेकर के था कि वर्टिकल ड्रिलिंग करी जाएगी, लेकिन टनल के जो अधिकारी थे उन्होंने वर्टिकल ड्रिलिंग नहीं करने दी। अब जाकर के जो वहां के विशेषज्ञ हैं, जब कोई रास्ता उनके सामने नहीं निकला, तब उन्होंने वर्टिकल ड्रिलिंग करी। अगर अंदर के मजदूरों की अगर बात करें तो बिल्कुल करीब 5 से 6 लोग की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई है, लेकिन जो उपचार, जो दवाइयां थी, वो उस पाइप के जरिए वो दवाइयां वहां पे भिजवाई गई हैं। तो काम अब जाकर के स्पीड में पकड़ा है। आज 16 दिन हो गए हैं, तब विशेषज्ञों ने काम स्पीड में पकड़ा है। अभी तक की वो केवल एक खाना पूर्ति अगर बात बोले, हाँ, पर जरूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपडेट ले रहे हैं, लगातार वहां पे मौजूद है, एक एक चीज की अपडेट ले रहे हैं। एसडीआरएफ के जवान जो है हमारे, वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। और एक बड़ी चीज और एक पूजा बताना चाहूंगा कि जो ये संचार का पूरा जो चीजें करी गई हैं, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंदर टनल में फंसे जो लोग हैं उनसे जो बातचीत करी है, ये कोई विशेषज्ञ ने नहीं करी है, बल्कि एक एसडीआरएफ के जवान विकास कुमार ने करी है। एसडीआरएफ उत्तराखंड की एसडीआरएफ जब गठन हुआ था, उस समय से लगा करके और आज तक, आज उसके जो इंचार्ज हैं मणिकांत मिश्रा, उनके सफल प्रयास से जो एसडीआरएफ के जवान हैं, उन्होंने संचार की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत करी है। क्योंकि ऐसे मामलों में संचार की जो प्रक्रिया है वो बहुत कही जाती है कि बहुत कम्युनिकेशन जो चीजें हैं उनको बड़ा अच्छा माना जाता है कि चूंकि बाहर से अंदर कम्युनिकेट हो सके, कि अंदर किस प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। लेकिन फिलहाल वहां के अंदर के लोग सुरक्षित हैं। अगर बीआरओ की अगर बात करें तो बीआरओ के द्वारा बडकोट की तरफ से रोड भी बनाई जा रही है, यूजेवीएनएल की तरफ से वर्टिकल ड्रिलिंग भी बिल्कुल। की जा देखिए रही है। अनुज, ये तमाम काम जो है ये सुरंग के आसपास बाहर के दायरे में किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मजदूरों तक पहुंचने का क्या? मैं जब पिछली बार आपसे सवाल पूछ रही थी, मेरा एक सवाल रह गया था, उस सवाल को मैं कंटिन्यू करूंगी अनुज। सवाल ये है कि सुरंग का वो हिस्सा ढह गया है जहां पर प्लास्टर नहीं है, अब वर्टिकल ड्रिलिंग भी उसी एरिया में किया जा रहा है, तो क्या गारंटी है इस बात की कि ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो सफल हो भी पाएगी? बिल्कुल पूजा, ये सवाल बड़ा आपका अच्छा है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि उस जगह पे तो ड्रिलिंग करी जा रही है, उसके अलावा एसजेवीएनएल के द्वारा एक दूसरी तरफ से ड्रिलिंग करी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जहां पे पहली ड्रिलिंग करी जा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग, वहां जरूर प्लास्टर नहीं है, वो पहाड़ भुरभुरा है, लेकिन विशेषज्ञों का ऐसा कहना है, ये एसआई का जो सर्वे है उनका ऐसा कहना है कि हम अगर इस जगह से ड्रिलिंग करेंगे तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, क्योंकि 20 मीटर तक उन्होंने जो है ड्रिलिंग कर ली है और उसके बाद अभी जो है करीब करीब 70 मीटर और बाकी है। तो अगर कोई दिक्कत होती है तो एक चीज और विशेषज्ञों ने बोली है कि अगर उस जगह से ड्रिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वो स्थान चेंज करके दूसरी जगह से ड्रिलिंग करना चालू करेंगे, तो वही प्रोसेस फिर से दोबारा हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, विशेषज्ञ वहां पे मौजूद है, जो अंतरराष्ट्रीय टनल के विशेषज्ञ ऑर्नाल्ड डिस्क, वो भी वहां पे मौजूद है और वही दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। एक तरफ से, चूंकि अब प्रशासन और शासन का दोनों का ये कहना है कि हम एक ही तरफ से चीजें नहीं करेंगे। अगर हम एक तरफ से करते हैं तो हमें रिजल्ट मान लीजिए 0 मिलता है, तो फिर हम उसी जगह खड़े हुए नजर आते हैं। इसी को लेकर के अब 4 जगह से चीजें करी जा रही है। एक तरह से सुरंग बनाई जा रही है, एक तरह से ब्लास्टिंग करी जा रही है, एक तरह से वर्टिकल ड्रिलिंग करी जा रही है। तो 3-4 जगहों से ये चीजें करी जा रही। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा दर्शकों को भी और न्यूज इंडिया को भी कि अगर ड्रिलिंग, चूंकि वहां पे ड्रिल चल रहा है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, विशेषज्ञ भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर ज्यादा प्रेशराइज किया गया उस टनल को तो पूरी की पूरी टनल धंस सकती है। दूसरी चीज, एक विपक्ष ने भी सवाल उठाए, 2 सवालों पे विपक्ष ने जो है सरकार से जवाब मांगा है। पहला सवाल कि जो टनल निर्माण कंपनी है, नवयुग कंपनी, सबसे पहले आपने उसको ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं किया? बिल्कुल। दूसरा सवाल विपक्ष ने किया है कि आपने जब टनल बना रहे थे, सबसे पहले उसका सेफ्टी ऑडिट होता है और दूसरा उसमें आकस्मिक द्वार होता है कि अगर कोई पर्सन वहां पे फंस जाता है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाती है
तो उसको उस टनल से बाहर निकाला जा सके। ये दो चीजें क्यों नहीं करी गई, इसका जवाब विपक्ष सरकार से मांग जबकि रहा है। जबकि अनुज देखिए, हिमाचल प्रदेश में अभी लाहौल स्पीति की एक टनल का निर्माण हुआ था, उसमें बकायदे आकस्मिक द्वार का एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर मान लो किसी तरह की स्थिति बनती है तो उस द्वार को ऑप्ट किया जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि उत्तराखंड सरकार किसी तरह के हादसे का इंतजार कर रही थी और वो हादसा हो गया है। अब सवाल ये भी है कि उस कंपनी को अभी तक ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया। सरकार भी चारों तरफ से घिरी हुई है, अंडर प्रेशर है। पहला प्रेशर लोगों को बाहर निकालने का, दूसरा प्रेशर कि आपने कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया, तीसरा प्रेशर अब उनको जवाब देना भारी पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, ये तीन सवाल अगर आप हिमाचल में भी जब अर्नोल्ड डिस्क के आप बयान सुनिए तो इन बयानों में ये चीज साफ तौर पे आती है कि हिमाचल हो, आपका जम्मू कश्मीर हो या अन्य जगहों पे जो टनल बनी हुई, पंजाब हो, हरियाणा हो, तो वहां पे जो टनल्स बनी हुई है वहां पे आकस्मिक द्वार जरूर बनाया जाता है। लेकिन अनुज का संपर्क हमसे टूट गया। एक बार फिर से कोशिश होगी कि अनुज से हम कनेक्ट कर सकें, लेकिन इस बीच आपको बता रहे हैं सलक्यारा टनल में अब भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं और ऐसे में प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही है कि नवयुगा कंपनी, जो कि निर्माणाधीन कंपनी है, जिसकी देखरेख में ये सारा निर्माण कार्य किया जा रहा था, उसका असल में उसको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। और दूसरा सवाल ये भी कि उस कंपनी ने अगर इन तमाम सेफ्टी मेजरमेंट्स को ध्यान में नहीं रखा तो आखिरकार इतनी कोताही बरतना कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब भी मिलने बाकी हैं और ये जवाब तलाशे जा रहे हैं। अनुज एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए। अनुज देखिए, हम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र कर रहे हैं। अभी हम कुछ दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में जूतों के नीचे बर्फ है, पैरों पर बर्फ नजर आ रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, बर्फबारी का संकेत है, बारिश भी हो सकती है। और अनुज, जब बारिश होती है या बर्फबारी होती है, रेस्क्यू ऑपरेशन तो स्लो होगा ही होगा, लेकिन पहाड़ भी अपनी तासीर को बदल देता है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इसको कैसे टैकल करेंगे। बिल्कुल पूजा, मौसम अब प्रशासन के जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इस पे बड़ा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जहां पे ये एरिया है वो यमुनोत्री क्षेत्र कहलाता है। और कल देर रात जिस तरीके से मौसम विभाग ने आज से अलर्ट जारी किया था, तो राजधानी देहरादून में भी मौसम शुष्क हो गया, हवाएं चलने लगी। यमुनोत्री की अगर बात करें तो वहां पे बर्फ जमनी शुरुआत हो चुकी है। और उत्तर का जहां ये सिलक्यारा टनल है, वहां का आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पहाड़ है वो अपनी तासीर बदल लेता है। जब मौसम शुष्क होता है और बर्फबारी होती है तो वहां पे काम करना बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है और बहुत ही मुश्किल होता भी है। अगर अंदर फंसे मजदूरों की अगर बात करें, क्योंकि जब बाहर का टेम्परेचर आपका माइनस में रहेगा, माइनस बर्फ में रहेगी, तो अंदर का टेम्परेचर स्वाभाविक सी बात है कि माइनस में जाएगा, तो उनको और दिक्कत महसूस होगी। तो मौसम बड़ा खलल डाल सकता है अगर इन्होंने विशेषज्ञों ने रेस्क्यू जल्दी कंप्लीट नहीं किया। मुझे एक विषय याद आ रहा है अनुज, टिहरी डैम के आसपास और जोशीमठ का जो एरिया था, जब वहां पे निर्माणाधीन काम शुरू हुए थे, उस दौरान भी देखिए किस तरीके से दरकना शुरू हो गई थी जमीन। और टिहरी डैम के आसपास तो सख्ती से बोला गया है कि कोई आप हैवी वेटेड काम कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि अगर आसपास जलाशय होता है, नमी होती है, तो जमीन अपनी तासीर बदलती है। और तासीर इस तरीके से कि बिखराव आता है जमीन के अंदर, और उस बिखराव को समेटना मेरे ख्याल में आगे बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से जोशीमठ आपदा की अगर बात करें, टिहरी डैम की अगर बात करें, आपकी रैनी तपोवन आपदा की अगर बात करें, 2013 की आपदा की अगर बात करें, तो सरकार ने उनसे सबक नहीं लिया। क्योंकि वाडिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ भी इस बात को लगातार बोल रहे थे कि अत्यधिक विकास विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन सरकार, कोई भी सरकार हो, उसने ये चीज ध्यान नहीं दिया।
आज की वो स्थिति है कि आप टनल बना रहे हैं, आप ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, आप पेड़ों को काट रहे हैं, तो आप अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रकृति अपना बदला जरूर लेगी। लेकिन वहीं अगर बात करें जिस तरीके से टनल को लेकर के बातचीत चल रही है, तो टनल में आपने सेफ्टी ऑडिट क्यों नहीं कराया? जहां के अधिकारियों ने जबकि 3 से 4 बार उस कंपनी को नोटिस भी भिजवाया था, उसके बावजूद उस कंपनी ने सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया। ये कोई नवयुग कंपनी एक बार की टनल की दिक्कतें नहीं हुई है। इसकी जो निर्माणा कार्य है, उसमें भी कई प्रकार की ऑब्जेक्शन उठे हैं, कई प्रकार की खराबी आई है। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके ये कंपनी अपनी कंपनी को आगे बढ़ाती चली गई। आज तक ये बात विपक्ष भी इस बात को लेकर के बोल रहा है कि इस कंपनी को आपने ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं किया? जब ये कंपनी यहाँ पे आकर के टनल का निर्माण कर रही थी, आपने इसकी वर्थ क्यों नहीं चेक करी? दूसरी चीज और सबसे बड़ी बात अनुज ये भी आती है कि देखिए, जब किसी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और वो भी इस तरह का प्रोजेक्ट जिसमें तमाम जिंदगियां इन्वॉल्व हो रही हैं, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस कंपनी का ऑडिट, उस कंपनी की ब्रीफिंग क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ी बात ये भी है, ये भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा अनुज, देखिए पीएमओ के जो मुख्य सचिव हैं वो भी पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर और खुद वो सीधा हस्तक्षेप कर रहे हैं, सीधे तौर पर जायजा ले रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या कुछ देखने को वहां पर मिल रहा है। पीके मिश्रा पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पीएमओ के जितने भी अधिकारी हैं, मंगेश घिल्डियाल, आईएएस मंगेश घिल्डियाल की बात करें तो वो भी वहां पे मौजूद हैं। भास्कर खुलबे की अगर बात करें जो पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं, वो भी वहां पे मौजूद है, सलाहकार भी रह चुके हैं। और साथ साथ भास्कर खुलबे उत्तराखंड के एक तरीके से आईएएस अधिकारी भी हैं कि वो यहाँ की जो मॉनिटरिंग है वो भी यहाँ पे करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ प्रोजेक्ट को लेकर के, उसमें भी मंगेश घिल्डियाल और भास्कर खुलबे लगातार अपडेट लेते रहे हैं और उत्तराखंड के एक नोडल अधिकारी के रूप में भी मौजूद है। आईएएस नीरज खैरवाल भी मौजूद है। तो और साथ ही साथ अभी की अगर बात करें, अपडेट की अगर बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सलाहकार रह चुके हैं पीके मिश्रा, वो भी वहां पे मौजूद है। तो पीएमओ के तमाम अधिकारी वहां पे मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपडेट ले रहे हैं, एक एक चीज के अपडेट ले रहे हैं कि अगर हमारी तरफ से कोई भी सहायता चाहिए तो हम हर संभव सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं और संभव सहायता करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जल्द से जल्द उन मजदूरों को, 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जा सके। जो 41 जिंदगियां वहां पे फंसी हुई है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है, उनको बाहर निकाला जा सके, इसकी कवायद लगातार चल रही है। शुरुआत में चूंकि ढीलापन रहा, उस कारण से चूंकि आज 16वां दिन हो गया है, इसी कारण से दिन बढ़ते चले जा रहे। अगर जो कवायद आज तेजी आई है, यही कवायद अगर पहले कर ली गई होती तो काश इतने दिन ना लगते, इतने दिन पहले ये मजदूर बाहर निकल जाते। ठीक है, एक सवाल मेरा अनुज और भी रहेगा। देखिए, टनल के अंदर ये 41 जिंदगियां मौजूद हैं जिनके लिए तमाम लोग जल्दोजहद कर रहे हैं। अब टनल एक तरीके का बॉक्स है, बॉक्स को जब हम पैक कर देते हैं तो उसके अंदर एक तरीके की एयर मौजूद हो जाती है और एक तरीके की गैस जनरेट होती है। उसके इवैक्यूएशन के लिए क्या किया जा रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर उस गैस का इवैक्यूएशन नहीं होता है जो अंदर बिल्डअप हो रही है, तो उन मजदूरों की हो सकता है कि वो मजदूर हमें मिले जरूर, लेकिन वो शव बन चुके हों तब तक, उसका भी हमें इंतजाम करना पड़ेगा। बिल्कुल पूजा, ये सवाल विशेषज्ञों से पूछा भी गया था और इसका जवाब उन्होंने इस प्रकार से दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारा मलबा गिरा हुआ है, वहां से थोड़ी बहुत जो सांसें हैं वो जरूर टनल के बाहर दिखाई दे रही है और जो टनल के पीछे की तरफ से जो सुरंग बनाई जा रही है, जहां से वो सुरंग खोदी जा रही है, वहां से थोड़ा बहुत रास्ता है। क्योंकि हवा है तो हवा अपना रास्ता खुद बना लेती है, तो वहां से वो जो गैस जो बन रही है अंदर के, क्योंकि एक छोटे सी जगह पे 41 लोग रहना और कई बीमारियों का भी घर बन जाता है उस छोटी सी जगह पे, तो उस जगह की जो गैस है वो धीमे धीमे करके वहां से बाहर निकाली जाएगी। और जो पाइप इन्होंने डाला है, इन्होंने 2 पाइप डाले हैं पूजा। एक पाइप से आप खाना भिजवाया जा रहा है और जो दूसरा पाइप इन्होंने डाला है उससे ऑक्सीजन की मात्रा हो या वहां अंदर की एयर बाहर आनी हो, वहां से उस पाइप से वो अंदर बाहर एयर जा रही है।
जिसके कारण उन्हें ना तो ऑक्सीजन की थोड़ी कोई कमी महसूस हो रही है और ना ही उनको किसी प्रकार की डिसीज हो रही है। हाँ, ठीक थोड़ी है। बहुत प्रॉब्लम जरूर हो रही है बीमारी को लेकर के, जिस तरीके से उनकी बातचीत हो जा रही है टेलीफोनिक, या जो सिग्नल्स जिस तरीके से आ रहे हैं, उससे जो उनका कम्युनिकेशन हो जा रहा है, तो वो अपनी व्यथा अंदर से बता देते हैं। तो यहाँ से जो जरूरी सामान होता है वो यहाँ से पाइप के थ्रू उनको भेज चलिए, दिया जाता है। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से अनुज जुड़े हुए थे, जिन्होंने पल पल की अपडेट आपके साथ में साझा करी। न्यूज इंडिया लगातार 16 दिनों से इस खबर पर नजर बनाए हुए है और हम कोशिश इस बात की ही कर रहे हैं कि हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके, क्योंकि 41 जिंदगियां बहुत कीमती है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।